टीम इंडिया की हार के तीन सबसे बड़े गुनहगार। जीती बाजी कैसे हार गई टीम इंडिया और लॉर्ड्स में कर दिया देश को शर्मसार। आखिरकार वो तीन ऐसे कौन से गुनहगार हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई है और भारत के ऊपर में सीरीज बचाने का दबाव बढ़ चुका है। ये सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में और कैसे अब टीम इंडिया इससे बाहर उभरती हुई नजर आने वाली है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जो पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंग्ले में हारी थी, वो टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने अपने खराब फील्डिंग की वजह से 208 रन एक्स्ट्रा दिए और उसके बाद इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 371 चेज कर लिया था। क्योंकि भारतीय टीम तो यहां पर 193 चेज नहीं कर पाई, लेकिन इंग्लैंड ने 371 चेज करके भारत को सीरीज में 1-0 से पीछे कर दिया था। लेकिन टीम इंडिया का शानदार कमबैक होता है एजबेस्टन में, और एजबेस्टन में भारतीय टीम ने 336 रनों से हरा करके ये भी बता दिया कि हर रन चेज जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन लॉर्ड्स में जब भारतीय टीम आती है तो ये मुकाबला अलग था, मैदान अलग था, बहुत सारी चीजें अलग थी, और ऐसे में टीम इंडिया जो है उस पर दबाव भी था कि आप कैसे इस मुकाबले को जीतेंगे। सबसे पहले टॉस जीता था बेन स्टोक्स ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनको पता था कि चौथी पारी में अगर बल्लेबाजी में रन बनाने होंगे तो किसी भी टीम को मुश्किल होंगे, इवन उनके टीम के लिए भी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से 387 रन पर उनकी टीम को समेटा, और उसके बाद भारत बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहा था, और एक समय लगने लगा था कि टीम इंडिया 70 से 100 रनों की बढ़त ले सकता है। लेकिन वो एक रन आउट बेन स्टोक्स का, जो कि ऋषभ पंत को उन्होंने रन आउट किया 74 के स्कोर पर, और जब वो आउट हुए उनका शतक तो गया ही गया, भारत के 60-70 रनों की लीड लेने की भी जो ख्वाहिश थी वो भी खत्म हो गई। 387 पर पारी खत्म हो गई दोनों टीमों की। लेकिन अब आते हैं वो तीन कल्प्रिट जिन्होंने भारतीय टीम को इस टेस्ट मुकाबले में खास करके परेशान किया, और ये भारतीय टीम को जीता जिताया जो टेस्ट मैच था उसमें हार का सामना करना पड़ गया। अब आप सोचेंगे वो तीन खिलाड़ी कौन हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है और क्या उनके ऊपर में अब कार्रवाई होगी, वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पहली पारी के अंदर में यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार उन्होंने क्रिस वोक्स पर 3 चौके जड़े थे। लग रहा था कि भारतीय टीम जो है बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में जा रही है। लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए थे जोफ्रा आर्चर की एक शानदार गेंद पर, जिस पर दुनिया में कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज, इवन वही गेंद राइट हैंडर को पड़ जाए तो वो भी आउट होना स्वाभाविक था। उसमें किसी ने उनको कोई दोष नहीं दिया। लेकिन दूसरी पारी में जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी भारतीय टीम के हार और जीत को लेकर के, वो सारी चीजें सामने आती हैं जब हम ये देखते हैं कि वहां पर जायसवाल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट पिच गेंद जो पटकी गई थी, जो फ्राल्सा की तरफ से रफ्तार में थी, उस गेंद को जो है वो जाते हैं मारने के लिए, पुल करने, हवा में गेंद खड़ी हो जाती है, जेमी स्मिथ कैच करते हैं। गेंद की लेंथ उन्होंने बहुत सही पकड़ी थी, लेकिन वो लाइन गलत था। तो पहला कल्प्रिट है यशस्वी जायसवाल। अगर वहां पर वो आउट ना होते और दिन का खेल निकाल देते, भारत 60-70 बना सकता था, और बिना विकेट के अगर जाते, मनोबल इंग्लैंड का टूटा हुआ हो सकता था और भारत ये मैच जीत गया होता। सीरीज में हम 2-1 से आगे होते, ना कि इंग्लैंड। लेकिन यशस्वी जायसवाल तो चले ही गए। करुण नायर हमारे दूसरे कल्प्रिट है। करुण नायर वो प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट से डिमांड किया था, डियर क्रिकेट मुझे एक मौका दे दो। क्रिकेट ने उनको मौका दिया। 8 सालों के बाद, 9 सालों के बाद उनको टीम में मौका ही मिला, टीम में आई भी भारतीय टीम में। लेकिन जब मौका मिला, उसके बाद उस मौके को क्या किया उन्होंने, ये दुनिया जानती है। 6 पारियों में उनका हाईएस्ट स्कोर 40 का रहा है, जो इस लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में आया था। वहां पर तो बहुत अच्छी पारी मानी जाएगी, लेकिन दूसरी पारी में जब जरूरत थी, 14 रन बना करके भाई साहब चलते बने, और एक ऐसी गेंद को उन्होंने खेला ही नहीं, छोड़ दिया, और वो पैड पर लगी, और यहीं से इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के बैकफुट पर जाने की शुरुआत हो गई। क्योंकि उसके बाद वो ना सिर्फ दर्द में थे, बल्कि वो आउट होने का भी दर्द उनके चेहरे पर झलक रहा था। और जब वो पवेलियन जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक बढ़त इंग्लैंड को दे चुके थे, और ऐसे में कप्तान शुभमन गिल आते हैं दूसरा विकेट गिरने के बाद। और यही है हमारे तीसरे सबसे बड़े कल्प्रिट। आखिरकार कैसे, वो बताता हूं। शुभमन गिल पिछले मुकाबले के दोनों पारियों को मिलाकर 430 रन बना चुके थे। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में जब आउट हुए थे, 16 रन बना करके आउट हुए थे, कोई उनको ब्लेम नहीं किया। चलिए, एक पारी खराब हो सकती है, लेकिन जब दूसरी पारी में आपको पता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने नहीं है, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, और आपको यहां पर बस साझेदारी निभानी है, आने के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बल्ला फेंकना शुरू किया वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे, उससे लग गया था कि शायद गिल को यह बात पसंद ही नहीं है कि वो शाम के वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए। और उसके बाद बल्ला फेंकते फेंकते इतनी आदत हो गई बल्ला फेंकने की कि अचानक से एक गेंद आती है अंदर की तरफ,
और वहां पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। 3 विकेट गिरने के बाद एक और गलत फैसला लिया गया। ये तो 3 कल्प्रिट हो गए। अब कल्प्रिट में बता दिया आपको मैंने, जायसवाल पहली पारी 13, दूसरे में 0, करुण नायर पहली पारी 40, दूसरे पारी में 14, शुभमन गिल पहली पारी में 16, दूसरी पारी में 6। ये तीनों बल्लेबाज जिनका योगदान हो सकता था भारत की जीत में, उनका योगदान दोनों पारियों में से कुछ भी नहीं था। और उसके बाद आकाशदीप को भेजना, जबकि चाहते तो वाशिंगटन सुंदर को भेजा जा सकता था क्रीज पर, वो काम नहीं किया गया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर होता वहां पे तो विकेट भी बचता, और वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त होता है ना 58 पर 4 के बजाय अगर 58 पर वो 3 होता, तो शायद इंग्लैंड उतना हावी आप पर नहीं होती जितना कि होती नजर आई। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम ने आकाशदीप को भी दिन का खेल खत्म होने से पहले निपटा दिया। नतीजा ये हुआ कि 58 पर 4 हो गए। और अगले दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है 5वें दिन, तो वहां पर ऋषभ पंत, केएल राहुल, इनके पैर चलने बंद हो गए, बैकफुट पर ही खेलते नजर आए। नतीजा यह हुआ कि बैकफुट पर खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत शिकार बने जोफ्रा आर्चर के, क्लीन बोल्ड कर दिया, और केएल राहुल शिकार बने बेन स्टोक्स के, जिन्होंने अंदर आती गेंद पर उनको पगबाधा आउट किया। हालांकि थोड़ा अनलकी रहे, क्योंकि बैट जो है वो पिछले पैड में फंस गया, स्टक कर गया, उसकी वजह से वो आगे बैट आया नहीं और वो एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए। लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम जो हेडिंगले लीड्स का जो मुकाबला था, वहां पर टीम इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, वो परफॉर्मेंस में भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन भारत वहां पर जीत नहीं पाया था। वैसे ही अगर देखा जाए, इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारी बॉलिंग अच्छी रही, बल्लेबाजी भी पहली पारी में कुछ खराब नहीं कहेंगे। वो रनआउट अगर ना होता तो शायद हमारे पास लीड भी होता, ऋषभ पंत अगर रनआउट ना होते। लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा सा छोटा सा जो लाइन जिसे कहते हैं क्रॉस करना, वो भारतीय टीम क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज जो सीखने लायक है वो ये कि जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, पहला घंटा भारत को सर्वाइव करना था, वो भारतीय टीम करती हुई नजर नहीं आई। मतलब ये था कि अगर भारतीय टीम वहां थोड़ा सर्वाइव करने के बारे में सोचती, तो निश्चित रूप से काम बन सकता था, क्योंकि उसके बाद दबाव इंग्लैंड पर आता। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा ने बल्लेबाजी किया, वो बल्लेबाजी अगर चल जाती थोड़ी 1 घंटा पहले, या इनकी बल्लेबाजी उसके बाद आती, भारत कुछ रन बना चुका होता, तो शायद ये टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में पिछड़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार ऐसा हुआ भारत के साथ में, भारत यहां से भी कमबैक कर सकता है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की, बराबर किया सीरीज को। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड जीता है। चौथे में हम हो सकता है कि मैनचेस्टर में जाके ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर हम जीत कर सीरीज बराबर कर लें, और फिर वापस लंदन लौटे ओवल के मैदान पर सीरीज को डिसाइड करने के लिए किसके पक्ष में जाएगा। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगले मैच में भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छी चीजों को करना पड़ेगा। अच्छी चीजों इन द सेंस कि भारतीय टीम को यह सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने टीम में बदलाव करेंगे। सबसे पहला बदलाव तो ये होना चाहिए, करुण नायर को उठाकर बाहर करिए। 6 पारियां हो गई, क्रिकेट ने बहुत मौका दे दिया। उनकी जगह पर मेरा माने अगर, तो ध्रुव जुरेल, जो कि ऑलरेडी टेस्ट मैचेस भारत के लिए खेल चुके हैं, ऐसे कठिन परिस्थितियों में दबाव वाले मैचेस जिता चुके हैं भारत को। इसी इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच हारा हुआ, हमें उन्होंने शतक लगाकर जिताया था। तो ध्रुव जुरेल को, जो कि बहुत अपने आप को पिच पर बना के रखते हैं, बहुत गलत शॉट नहीं खेलते, उनको खिलाना चाहिए। हालांकि साइंस सुदर्शन को भी मौका मिल सकता है, लेकिन ध्रुव जुरेल इस परिस्थिति के हिसाब से ज्यादा सुटेबल होंगे टीम इंडिया के लिए। तो क्या टीम इंडिया वहां पर ये बदलाव करेगी? दूसरी बात, क्या टीम इंडिया जो है वो आगे सोच सकती है इस बारे में कि अब गेंदबाजी में क्या कुलदीप यादव को लाया जा सकता है? ये सवाल है। और एक और चीज, बुमराह को अब 8 दिन का गैप फिर मिलने वाला है, तो क्या बुमराह को हम यहां पर देख सकते हैं कि वो 8 दिन के बाद बैक टू बैक एक और टेस्ट मैच खेलेंगे? और खेलना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए अब जरूरी है सीरीज बराबर करना। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपकी नजर में वो कौन से गुनहगार हैं जो इस टेस्ट मैच को हरवाते नजर आए, आप कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।